गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 14 एमसीक्यूज़ कर लिए थे मैग्नेटिक मटेरियल्स के, और अब हम शुरू करते हैं 15 से आगे वाले न्यूमेरिकल्स यानी एमसीक्यूज़। और मैं थोड़ा रैपिडली इसको कंप्लीट करूँगा क्योंकि थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ हैं तो ये बड़े जल्दी हो जाएंगे मेरे ख्याल से, तो इसे फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो 15 जो एमसीक्यू है, देखो मैं इसको लिखूँगा नहीं, इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी। तो पहला 15 वाला जो एमसीक्यू है वो है, रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल कम टू रेस्ट विथ इट्स लेंथ। ये प्रॉपर्टी में हमने देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा हेडिंग तो नहीं है बट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो भी डिस्कशन उन्होंने किया है उसमें ये हमने देखा है। इसमें ये होता है कि एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, तो वो जो है वो अगर ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, और आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो रॉड है वो ऐसे रख दिया, सो ये दोनों तरफ से फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। तो उसकी वजह से ये जो रॉड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, 15 का है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, if the magnetic lines of induction will move away from the substance then the substance is, देखो फिर से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ही यहाँ पे डिस्कशन आ रहा है। इसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू नहीं जाती, उससे दूर से जाती है। सो ये जो आंसर है इसका ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसके लिए थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी हमने देख लिया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती है, और फील्ड की जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स है वो ऐसी ही आ रही है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ऐसी आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देती है। सो दैट मीन्स इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर आर नो फील्ड लाइन्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी। इन शॉर्ट क्या कि हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ substance moves from stronger part to weaker part of the non-uniform magnetic field then the substance is again diamagnetic substance। ये इसका जो ऑप्शन है 17 का फिर से है, सॉरी नॉट डी, इट इज मेरे ख्याल से 17 का है बी, ठीक है। Then we have question number 18, if a diamagnetic liquid is placed in a watch glass on a pole piece of magnet then the liquid will accumulate at। अब इसका जो है ना ये टॉपिक जो था ना ये प्रीवियस सिलेबस में था, तो इसमें क्या हो रहा है लेट अस सी। वॉच ग्लास यानी एक ऐसा ग्लास ये इस तरह का, एंड नाउ वी आर कीपिंग दिस वॉच ग्लास ऑन अ मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। और इसमें मैंने क्या कर दिया है, इसमें मैंने कर दिया है डायमैग्नेटिक लिक्विड को यहाँ पे भर दिया है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये लिक्विड जो है ये अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है पोल्स के पास। तो ये लिक्विड जो है ना ये पोल से दूर जाने की कोशिश करेगा, तो वो लिक्विड थोड़ा सा इधर ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा, लिक्विड जो है वो ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो इट विल एक्यूमुलेट एट द सेंटर, इट विल एक्यूमुलेट एट द सेंटर। क्यों? Because the diamagnetic substance will try to move from stronger part of the field to weaker part of the field। stronger part कहाँ पे है, ये पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। सो यहाँ से लिक्विड निकलेगा, यहाँ से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेगा, एंड इट विल एक्यूमुलेट एट द सेंटर। जो सरफेस है वो थोड़ा आपको कॉन्वेक्स दिखाई देगा इन दिस केस, अगर वो लिक्विड डायमैग्नेटिक है तो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, in a non-uniform field the specimen of paramagnetic substance rotates until its longest axis is। in non-uniform field the specimen of paramagnetic substance rotates until its longest axis is। अब यहाँ पे paramagnetic substance जो है ना it is weakly attracted, तो डायमैग्नेटिक्स में जैसे ये एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, तो पैरामैग्नेटिक में परपेंडिकुलर नहीं होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका जो ऑप्शन है 19 का वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ग्रेटर दैन, इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, क्योंकि स्पेसिफिक कोई वैल्यू हमारे टेक्स्ट बुक में दी नहीं है। हाँ, हमें ये पता है कि अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ज़ीरो। बट पैरामैग्नेटिक में हमने क्या देखा था कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहता है, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। सो देयर इज सम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द पैरामैग्नेटिक एटम, सो दैट्स व्हाई इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, 20 का ऑप्शन आ जाएगा ए, ग्रेटर दैन ज़ीरो। हाँ, यू कैनॉट से 1 2 3 बिकॉज देर इज़ नो स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन, और हमें पता नहीं है कि क्या वैल्यू है, तो वी कैन से दैट यस इट इज़ ऑफकोर्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, इट इज़ हैविंग सम वैल्यू बट इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। नेक्स्ट इज 21। सो 21 जो है वो ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल फॉर क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमने देख लिया है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस इट इज ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट इज 22, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड निगेटिव। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड निगेटिव, तो स्मॉल एंड निगेटिव यानी यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है वो है ए। नेक्स्ट, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 10, अच्छा ठीक है, अब यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ न्यूमेरिकल्स शुरू हो रहे हैं, तो नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अभी तक बस थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे तो इसलिए मैंने लिखे नहीं। आप फटाफट से देख लेना आंसर स्टाइल हो रहा है कि नहीं, देख लो। थियोरेटिकल एमसीक्यूज थे और ऐसे एमसीक्यूज आते थे, इससे पहले भी आ चुके हैं जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं, सो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर हैज़ मैग्नेटिक लेंथ 5 सेंटीमीटर, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू मैग्नेटिक लेंथ l। सो ये पोल स्ट्रेंथ उन्होंने पूछी है, सो पोल स्ट्रेंथ m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन लेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट है आपका 10 और आपकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻²। तो ये 2/10⁻² यानी 200 एम्पियर मीटर, ये आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन जो है वो है बी। नेक्स्ट, अ बार मैग्नेट हैज़ ज्योमेट्रिकल लेंथ, GLN मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ज्योमेट्रिकल लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ बेसिकली वहाँ पे मेंशन किया है बट मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा, सिंबॉलिक लिखा है, स्मॉल m इज 20 एम्पियर मीटर इज। क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक लेंथ दी है, सो मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ, सो 5/6 इंटू 4.8, अब ये 0.8 आ जाएगा, 4.8 डिवाइडेड बाई 6 0.8 इंटू 5, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻² मीटर। आपकी मैग्नेटिक लेंथ आ गई। मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से हम यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज़ स्मॉल m यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। सो स्मॉल m कितना दिया है यहाँ पे 20, सो 20 एम्पियर मीटर इंटू द लेंथ इज 4 इंटू 10⁻², सो ये 80 आ जाएगा और आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ जाएगा 0.8, तो 0.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन है ए। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स थे ये। नेक्स्ट, द आइसोलेटेड पॉइंट पोल्स ऑफ 30 एम्पियर मीटर एंड 40 एम्पियर मीटर आर प्लेस्ड 0.3 मीटर अपार्ट, द फोर्स इज। अब देखो ये जो है ना, इट इज सिमिलर टू कूलम्ब्स लॉ। जैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहता है, वैसे ही यहाँ पे दो पोल्स के बीच में, पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ, तो दो पोल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन रहता है। दिस फोर्स कैन बी गिवन बाय सेम एक्सप्रेशन एज इट इज़ देयर इन कूलम्ब्स लॉ, बट यहाँ पे फोर्स जो रहेगा उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, 1/4πε0। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहेगी μ0/4π इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
M1 M2 Q1 Q2 Q1 यानी चार्ज की जगह पे हमने यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को लिया है। सो ये म्यू 0.4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, M1 M2 30 × 40 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 0.3 × 0.3। तो जी यहाँ पे जो आंसर मुझे मिल रहा है फोर्स का वो मुझे लगभग मिल रहा है, एक मिनट लेट मी चेक, मैं कैलकुलेशंस अभी नहीं करूँगा, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। 30 एक मिनट ये 60 है या 40 है, मैंने कुछ गड़बड़ की है शायद। यस इट इज़ 60, ओके इट इज़ 60 एम्पियर मीटर। तो जो कैलकुलेशंस मुझे मिल रहे हैं दैट इज़ 2 × 10⁻³ न्यूटन। और ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस इट इज़ ऑप्शन ए। सो 25 का जो है वो आ रहा है ऑप्शन है। बट ये जो है ना ये थियरी में कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, बट जो एनालिसिस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ किया है उसी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। बस आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे म्यू 0/4 पाई हो जाता है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें दिया है मैग्नेट प्लेस्ड विथ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला, एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। आई थिंक इट इज़ करेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज, तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा। टॉर्क गिवन इज 4.5 × 10⁻²। m हमें निकालना है, b इज गिवन 0.25 एंड साइन थीटा इज 1/√2। 1/√2 क्यों? क्योंकि एंगल जो है, सॉरी नॉट 1/√2, इट इज 2 ओनली, क्योंकि साइन थीटा वो 30 है, आई मीन एंगल थीटा है, सो साइन ऑफ 30 इज 1/2। ये 1/4 आप कर सकते हो यहाँ पे। सो जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है इट इज़ 4.5 × 10⁻²। अब देखो यहाँ पे इंटू ये 1/4 और ये 1/2 तो 1/8 आ जाएगा, तो 8 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू m। सो जो m की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है दैट इज़ 0.36। अच्छा, और एक यूनिट जो है ना यहाँ पे वो थोड़ा सा उन्होंने हटके दिया है, अलग दिया है, तो देखना वो एक एक्सरसाइज है आपको कि ये यूनिट कैसे आया होगा, कहाँ से आएगा। सो बी केयरफुल अबाउट द यूनिट जान लो पहले कि कैसे आया है, क्योंकि पता होना चाहिए कि दूसरा भी यूनिट आपको पूछा जा सकता है फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना थ्योरेटिकल है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज एम, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कौन सी केस की बात कर रहे हैं उसे ज़रा जान लो। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपकी रहेगी सिर्फ एम बी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपकी रहेगी सिर्फ एम बी, याद रखना। सो इसका जो आंसर है वो है ए। हाँ, और अगर मैक्सिमम वर्क डन पूछते टू रोटेट इट फ्रॉम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन पूछते तो दैट इज ट्वाइस एम बी। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया है। सो इसका जो आंसर है 27, आंसर है ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है, बस सिंबल्स दिए हैं। पोल स्ट्रेंथ दी है m, दैट इज 40 एम्पियर मीटर। लेंथ ऑफ दैट मैग्नेट इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। एंगल मेड बाय दैट मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड इज 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। क्या पूछा है, मैं जरा स्टेटमेंट पढ़ लूँ। अ मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड पोल स्ट्रेंथ 40 एम्पियर मीटर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। Then the couple acting on it, couple यानी torque. So torque acting on it can be given by m b sin theta. अब ध्यान दो यहाँ पे m यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ इंटू b sin थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट की जगह पे मैंने क्या लिखा, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ इंटू b sin थीटा। पोल स्ट्रेंथ जो है आपकी वो है 40 इंटू 0.1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज 2 × 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा इज 1/√2। 1/√2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल जो दिया है वो है 45 डिग्री, सो इट इज़ 1/√2। सो 1/√2 ये है आपका साइन 45। और कैलकुलेशंस के बाद जो मेरा आंसर यहाँ पे मुझे मिल रहा है दैट इज़ 5.9
656 इंटू 10⁻⁻², ये आंसर आ रहा है न्यूटन मीटर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 क्या कहता है, अ न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज। अब एट न्यूट्रल पॉइंट यानी यहाँ पे हम सोच सकते हैं, अब देखो ये ना इतना ही क्वेश्चन आया था MHCD 2000 में, और इतना ही क्वेश्चन में हमें कुछ जज करना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। तो हम न्यूट्रल पॉइंट यानी बोल सकते हैं कि वहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है। तो वहाँ पे ज़ीरो क्यों है, एक बार मैग्नेट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है, और यहाँ पे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस मैग्नेट, देयर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, पहला तो ये है कि इक्वल टू द अर्थ्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा जो है इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी मेरे ख्याल से वो A एंड C बोथ, ये वहाँ का ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो ये कहता है, अ बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, अ न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज। तो देखो पहले बार मैग्नेट कुछ ऐसा था, और लेट अस अज्यूम कि इसकी लेंथ जो है वो है L। नाउ दिस बार मैग्नेट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर शेप लाइक दिस। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, तो हमें ये पता है कि ये जो है ये लेंथ है L एंड इट इज इक्वल टू पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। देन फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन नोट डाउन कि r इज इक्वल टू L अपॉन पाई। अब दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दो पोल्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस था L, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है ट्वाइस r, दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है ट्वाइस r। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये रहता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। तो यहाँ पे m जो है इनिशियली फॉर दिस मैग्नेट इट इज स्मॉल m इंटू L, वेयर स्मॉल m इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट लेट इट बी m डैश, सो m डैश इज पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 2r, सो 2r यानी स्मॉल m इंटू 2r क्या है यहाँ पे L बाय पाई, सो 2L बाय पाई। सो ये ट्वाइस m L बाय पाई हो जाएगा, बट m इंटू L जो है वो है मैग्नेटिक मोमेंट, इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, सो इट इज ट्वाइस m बाय पाई। ऐसा मेरा ऑप्शन आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें जो ऑप्शन है ट्वाइस m बाय पाई, दैट इज ऑप्शन C, ये है आपका आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 B1। अब ये देखो ये इसमें क्या दिया है, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि उनका ये कहना है कि दिस इज अ बार मैग्नेट एंड दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। हियर वी हैव पॉइंट P, हियर वी हैव पॉइंट Q। एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इज B1 एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B2। तो और उनका ये कहना है, क्या कहना है कि B1 इज इक्वल टू B2। तो उनको ये जानना है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस P एंड Q। सो मैं डिस्टेंस P एंड Q को P एंड Q यही सिंबल दे देता हूँ, ठीक है। सो B1 की वैल्यू जो हमने, अब ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली ये आपके 11th के सिलेबस से होके आता है, बट ये पूछा जा सकता है आपको CET एग्जाम में, इसलिए ये करना भी ज़रूरी है। सो B1 कैन बी गिवन बाय म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m यानी पोल स्ट्रेंथ, ट्वाइस m अपॉन P क्यूब, डिस्टेंस क्यूब, ठीक है। एंड B2 इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये है सिर्फ m अपॉन Q क्यूब, ये फॉर्मूले हैं। अलॉन्ग द एक्सिस इट इज ट्वाइस m अपॉन r क्यूब एंड अलॉन्ग द इक्वेटर इट इज m अपॉन r क्यूब। ये याद रखना, ये एक्सप्रेशन मैंने इस चैप्टर के शुरू में बता दिए थे रिवीजन के टाइम पे।
तो अब इनका कहना ये है कि B1 इज इक्वल टू B2, दैट मीन्स आई कैन राइट μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन p क्यूब इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन q क्यूब, वेयर p एंड q आर द डिस्टेंसेस। और उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस यानी पहले एक्सिस और दूसरा है इक्वेटर। सो अब देखो यहाँ पे ये सब कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलता है p क्यूब बाय q क्यूब इज इक्वल टू 2। सो p बाय q ये आ जाता है 2⁻⁴। 2⁻⁴ यानी ऑप्शन कौन सा मिल रहा है मुझे ऑप्शन मिल रहा है C। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। अ वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज। देखो एक सर्कुलर लूप होता है, तो सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो रहता है I इंटू A, वेयर A इज एरिया ऑफ दिस लूप। अब ये लूप है तो I इंटू पाई आर स्क्वायर, बट ऑप्शंस जो दिए हैं वो ऑप्शन दिए हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये जो है ये है पेरीमीटर एंड दिस पेरीमीटर इज 2 पाई आर, पेरीमीटर यानी सर्कमफरेंस। दिस 2 पाई आर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इज 2 पाई आर विच इज इक्वल टू एल। सो आर इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई, आर इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई। सो ये आर की वैल्यू में अगर यहाँ पुट करता हूँ, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो एक पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलता है आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम। ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट लूप। क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, CET 2004 में। ऑप्शन आ रहा है इसका बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? द सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज, ब्रास नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, कॉपर नहीं है, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जो सब्सटेंस यहाँ पे यूज़ किया जाता है दैट इज़ निकेल। तो निकेल यानी ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे बी, बट फिर भी मेरा एक सजेशन है कि आप इसे कंफर्म करो। और एक चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने की, कौन सा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, मैं सारे सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हैं तो उसे आपको याद रखना है। देखो परमानेंट मैग्नेट के लिए ज़रूरी है कि द सब्सटेंस शुड बी फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक है तभी हम उसे बना सकते हैं। हाँ, उसमें बस एक चीज़ है कि परमानेंट मैग्नेट के लिए उसकी रिटेंटिविटी जो है वो हायर चाहिए, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, जो मैंने लिखा नहीं है बट 36 ऐसा है। 36 क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 10 सेंटीमीटर, ज्योमेट्रिक लेंथ इज। देखो मैग्नेटिक लेंथ दी है 36 नहीं 35 का क्या हो गया, लेट मी चेक 35, हाँ 35 भी है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज, देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज, तो ये आपका बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये रहती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और इक्वेटोरियल पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट अलोंग द इक्वेटर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है ना, वो रिजल्टेंट डायरेक्शन जो रहेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ रहती है इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो रहती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायरेक्शन क्या रहती है फ्रॉम -q टू +q, वैसे ही यहाँ पे बार मैग्नेट है तो उसकी डायरेक्शन जो है इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहती है साउथ टू नॉर्थ, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ये रहती है। और ये हमने देखा है कहाँ पे, 11th में। एक बार 11th में वो डायग्राम दी है, उसे ज़रा आप चेक कर लो। तो इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये है एंटी पैरेलल टू एम, एंटी पैरेलल टू एम यानी ऑप्शन बन रहा है इसका डी। 35 क्वेश्चन का जो ऑप्शन बन रहा है वो है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36।
36 में मैग्नेटिक लेंथ दी है और ज्योमेट्रिक लेंथ पूछी है। सो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक, एक मिनट ये दिखाई नहीं देगा आपको, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ, एंड दैट्स वाई ज्योमेट्रिक लेंथ इज 6/5 इंटू मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, सो 6/5 इंटू 10, तो ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अरे ये इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है? हाँ जी आ गया है क्वेश्चन। ये आया था, कब आया था मैं आपको बता दूं, MST CET 2005 में ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन 36 वाला क्वेश्चन आया था। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल ही आएगा या फिर हमेशा डिफ़िकल्ट ही आएगा। कुछ बीच वाले क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका पेपर सेट किया गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 37 कुछ ऐसा है, वायर ऑफ लेंथ L इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर एंड सर्कल, इफ द सेम करंट इज पास देन रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। जब सर्कल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रहता है ये IL²/4π। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव कर लिया है क्वेश्चन नंबर 33 में। अब जब उसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? सो इफ इट इज़ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड रहेगी L/4, L/4, L/4 एंड L/4। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अब देखो दोनों केसेस में करंट जो है वो सेम है। सो मैग्नेटिक मोमेंट M1 बोल देता हूँ मैं इसको। M1 क्यों? क्योंकि पहले स्क्वायर लिया और बाद में उन्होंने सर्कल लिया है। सो M1 इज I into A, where A is area of the loop. So I into A. Now area of square is L²/16. सो इट इज़ IL²/16। और जब मैं इसको सर्कल में कन्वर्ट करूंगा तो जो मैग्नेटिक मोमेंट मुझे मिलता है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 33 में डिराइव कर लिया है, दैट इज IL²/4π। सो M2 इज IL²/4π। अब दोनों का रेशो अगर मुझे लेना है, सो M1/M2 मुझे मिलता है IL²/16 इंटू M2। अब रिवर्स में इनवर्स में है तो 4π/IL²। तो ये जो मुझे आंसर मिल रहा है वो है π/4। π/4 ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास 37 में? यस, इट इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन बन रहा है डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 एंड 39 होमवर्क है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DPP। coil carrying current I has radius R and number of turns N. It is rewound so that the radius of new coil is R/4 and it carries current I. The ratio of magnetic moment of new coil to that of original coil is. सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट जो है कॉइल का इनिशियल वो लेते हैं हम M1 एंड दैट इज इक्वल टू NIA, दैट इज NI/R², क्योंकि कॉइल का जो एरिया है ये गोल वाला एरिया वो है πr²। इनिशियल रेडियस जो है वो है R। अब उन्होंने क्या किया, रेडियस को कम कर दिया। देखो उसी वायर को हमने फिर से अलग तरीके से बांध दिया, बट अभी रेडियस को हमने कम कर दिया। वायर की लेंथ तो सेम है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या रहेगी? इन दिस केस टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 2πN इंटू 2πr। देखो सिंगल टर्न है तो 2πr सर्कमफरेंस, ऐसे कितने टर्न्स हैं? N, सो N इंटू 2πr। बट फाइनल लेंथ भी तो उतनी ही है, तो फाइनल लेंथ अगर उतनी है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने रहेंगे? हमें अभी नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे डिराइव करने हैं। सो N इंटू 2πr, दिस इज इनिशियल लेंथ एंड फाइनल लेंथ इज ऑल्सो सेम। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ N' इंटू 2π, और अब रेडियस कितनी है आपकी? R/4, सो R/4। सो N इंटू 2πr इज इक्वल टू N' इंटू 2πr/4 N'। सो यहाँ पे N' जो मुझे मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 4N। N' जो मुझे मिल रहा है वो है 4N। अब देखो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो NI/πr²। तो मैं फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट M2 वो कितना रहेगा? M2 इज N'(I)A2। N' कितना है? 4N। करंट इज सेम A2 πr²। अब रेडियस कितनी है? R/4² एरिया।
सो 4ni पाई आर स्क्वायर बाय 16। सो ये ni पाई आर स्क्वायर बाय 4 ये है m2। और उन्होंने जो रेशो पूछा है वो क्या है, ऑफ अ न्यू कॉइल टू ओरिजिनल कॉइल। तो उन्होंने जो रेशो पूछा है वो पूछा है m2 बाय m1। सो m2 है ni पाई आर स्क्वायर बाय 4 और m1 है 1/ni पाई आर स्क्वायर। तो जो रेशो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है 1/4। 1/4 ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस, इट इज़ ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ MCQs फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स। और DPP आपको दी जाएगी, असाइनमेंट आपको दी जाएगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ एनी डाउट इन एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो इन डाउट सेशन। फिलहाल तो ये इसका सॉल्यूशन बन रहा है। थोड़ा फास्ट हो गया है डिस्कशन, बट फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स और दैट्स इट। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए।